कर्क रेखा या 0 डिग्री से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति ने इम्पैक्ट किया है भारत की जलवायु को। एनएलआर क्या है, एनएलआर को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, 4-5 डिफरेंट फैक्टर्स है जो एनएलआर को प्रभावित करते हैं। मौसम डेली बदल सकता है, जलवायु इतनी आसानी से नहीं बदलती, लेकिन अगर फिर बदलती है तो उसके काफी हार्मफुल इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो वर्षा का पैटर्न कैसा है बच्चा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा हो रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भारत के पूर्वी तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा हो रही है। तो यानी कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में दाब तंत्र में दाब की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, और दाब में परिवर्तन होने से वायु की दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ के आए होंगे, एक तो हम जनवरी की खींचते हैं, एक जुलाई की खींचते हैं। जनवरी और जुलाई क्यों? गंगा के मैदान पे क्या है? CWG। हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल है आपके? तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल, और जिसमें हम बात करेंगे भारत की जलवायु। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक भी है। तो बात करते हैं भारत की जलवायु पे बच्चों। इस टॉपिक में हम क्या क्या करने वाले हैं, ओके? तो पहले जानेंगे भारत की जलवायु का प्रकार क्या है ना? भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु, ये तो बहुत बेसिक बात है, हमें पता होना चाहिए कि भारत की जलवायु को एक्चुअल में हम कहते क्या है, कि भारत की जलवायु कैसी है। दूसरा हम जानेंगे इसमें आज के टॉपिक में जलवायु के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं। भारत की जो जलवायु है वो किन किन कारकों से निर्धारित हुई है बच्चा? निर्धारक कारक। उसके बाद हम बात करेंगे भारत की जलवायु की विशेषताएं। क्या विशेषता है भारत की जलवायु की? और लास्ट में हम बात करेंगे भारत के जलवायु प्रदेश, क्लाइमेट रीजन्स ऑफ द इंडिया। ये आज का हमारा पूरा टॉपिक होने वाला है। इसी पे आज हम पूरी चर्चा करेंगे बच्चों, ओके? तो आप जानते हैं, थोड़ा सा क्लास, पहले वाली क्लास याद रखो। भारत का विस्तार क्या है बच्चा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसके बीच में भारत फैला हुआ है। फिर अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताई थी कर्क रेखा भी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आप बोलते हो कर्क रेखा। कर्क रेखा है बच्चा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। और मैंने आपको ये भी बोला था कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है। और ये कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर जाती है और 8 राज्यों से होकर जाती है, ओके? तो यूजुअली हम 0 डिग्री से कर्क रेखा या 0 डिग्री से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ वाला जो क्षेत्र है, ये एक उष्णकटिबंधीय टाइप का क्षेत्र है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ का जो क्षेत्र है बच्चा, ये उपोष्ण टाइप का है। तो इसके जो साउथ वाला क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय, और इसके जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है ये उपोष्ण कटिबंधीय है। तो देखो कितनी खास विशेषता है ना, कि भारत की अगर मैं बात करूं कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी पड़ता है और इसका कुछ क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में भी पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ अक्षांशीय स्थिति से भारत की जलवायु निर्धारित नहीं होती, क्योंकि भारत की जलवायु को विशेषता प्रदान करने वाली बहुत सारी यूनिक चीजें हैं।
तो अगर आपसे कोई कहे कि भारत की जलवायु कैसी है, आप बोलोगे यहां उष्णकटिबंधीय, ये उपोष्णकटिबंधीय, तो नाम क्या दूं, नाम क्या दे इसका? तो आप केवल उष्णकटिबंधीय भी नहीं कह सकते, उपोष्णकटिबंधीय भी नहीं कह सकते। ओके, है तो दोनों प्रकार की, लेकिन फिर भी एक भारत की जलवायु को एक विशेष नाम दिया गया है, जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये बोला जाता है बच्चा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु का मतलब मानसून का भारत की जलवायु पे बड़ा खास प्रभाव है। दैट्स वाई हम इसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। लेकिन मात्र इससे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कह देने से आपको पूरे भारत की जलवायु की समझ तो पैदा नहीं होगी। तो पूरे भारत की जलवायु को अगर आपको समझना है बच्चों, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जलवायु के निर्धारक कारक। ठीक है, निर्धारक कारक आप अधिकांश आपने डॉक्यूमेंट में देखा होगा, किताब में देखा होगा, एनसीईआरटीज में देखा होगा, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, लिखा रहता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आज इसको थोड़ा खोलते हैं ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहे, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में या यूपीएससी मुख्य परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आए, हम उसको हैंडल करने की पोजीशन में हो। तो पहले जानते जलवायु के निर्धारक कारक कौन से हैं। ठीक है, जलवायु के निर्धारक कारक। भाई भारत की जो जलवायु है, जलवायु के निर्धारक कारक कौन से है बच्चा, इस पे बात करेंगे कि ये भारत की जो जलवायु है ये तय किससे होती है। ओके, तो यहां पे मैं एक बार इस डायग्राम का पुनः उपयोग करूंगा बच्चों। एक सेकेंड रुको, आपका कुछ समय लूंगा मैं। ओके ठीक है। ओके, थोड़ा सा तकनीक का इस्तेमाल कर लेता हूं, तकनीक के इस्तेमाल से कुछ सुविधाएं पैदा हो जाएगी, और तो कुछ नहीं है ना। आप सब्र रखे हो तो ये बात भी बड़ी अच्छी है। ये लो, समझो बच्चा, कहानी को समझते हैं सलीके से। भाई आप जानते हो ये एंटायर इंडिया है बच्चा। अगर आपको लेक्चर नंबर 2 याद हो, लेक्चर नंबर 2 में 1 के अंदर मैंने आपको भारत के संरचना के बारे में बात की थी कि यहां पे है हिमालयाज, है क्या हिमालयाज, पूर्वांचल पहाड़ियां। तो ये तो आपका हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। ओके, ये हिमालय हो गए, यहां हो गया हिमालय पर्वतमाला। ओके, यहां पे पश्चिमी घाट, अगर आपको याद हो, बताया था मैंने आपको, ये पश्चिमी घाट हो गया। क्या नाम है इसका, पश्चिमी घाट। ओके, उसके बाद आपको याद होगा इधर मैंने बताया था अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। इतना तो आपको पता है ना। फिर यहां पे प्रायद्वीपीय भारत बताया था मैंने, बहुत सारे प्लेट्यूज आप सब लोगों को बताए थे। अब हम जब बात कर रहे हैं भारत की जलवायु के निर्धारक कारक, तो निर्धारक कारकों में एक एक करके मैं सब पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले है, पहला निर्धारक कारक है भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति, आप जानते हो भौगोलिक अवस्थिति से मतलब कहां पे है इस अर्थ के ऊपर। ये आपकी अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये आपका प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री देशांतर है, और भारत कहीं आपका यहां लोकेट है। यहां पे कहीं लोकेशन है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में भी भारत की स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है।
अब इस खास स्थिति के कारण भारत पे अक्षांशीय स्थिति का जो प्रभाव पड़ा, दो प्रकार के कटिबंधों में पड़ता है भारत। भारत का कुछ क्षेत्र उष्ण कटिबंध में पड़ता है और भारत का कुछ क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। पहला, तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति ने इंपैक्ट किया है भारत की जलवायु को। पहला, देखो कोई सिंगल कारक को हम ये नहीं कह सकते कि सिंगल इसी फैक्टर के कारण भारत की जलवायु सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, बहुत सारे कारकों ने प्रभावित किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसने भी भारत की जलवायु को प्रभावित किया है बच्चा, इस कारक ने। पहला तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति है ही है, दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था यहां गुजरात से लेके इधर वेस्ट बंगाल तक, ये तो सारा हमारा तटीय क्षेत्र है। और ये ऊपर वाला क्षेत्र ये क्या है? स्थलीय भाग है, मतलब जो समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ वैसा स्थलीय भाग। और ये भारत का वो स्थलीय क्षेत्र है जिसकी सीमा जल से लगी हुई है। तो अगर मैं कहूं प्रायद्वीपीय भारत की निकटता है किससे? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, सागर से समुद्र से निकट है बच्चा। तो दो तरह के क्षेत्र है भारत के। पहला क्षेत्र है तटीय भाग। तटीय भाग बच्चा किससे लग रहा है? एक कुछ हिस्सा अरब सागर से लगता है, कुछ हिस्सा बंगाल की खाड़ी से लगता है। तो जब नजदीक में समुद्र होते हैं, और उष्ण कटिबंध का समुद्र है बच्चा, है ना, क्योंकि ये हिंद महासागर का ही हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। और अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी होगी और ओशनोग्राफी पढ़ी होगी, वहां आपने साफ पढ़ा होगा बच्चा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जब समुद्र है, निकटवर्ती क्षेत्र में समुद्र है, तो इस समुद्र से क्या सप्लाई हो रही है बच्चा? इस समुद्र से आर्द्रता की सप्लाई हो रही है। तटीय क्षेत्र में आर्द्रता प्राप्त होती है। ओके, और आप जानते हो, आपने ओशनोग्राफी के अंदर यह भी पढ़ा होगा कि विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट पढ़ा होगा। विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट पढ़ के आए होगे आप वहां से। स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट, स्पेसिफिक हीट क्या कहती है ना, कि जो आपका जलीय भाग है और जो आपका स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। ओके, क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा जल की विशिष्ट उष्मा से कम है बच्चा। और जलीय भाग क्या होता है बच्चा? देर से गर्म और देर से ठंडा। तो एक कोस्टल एरिया है, समुद्र बिल्कुल नजदीक है, तो कोस्टल एरिया पे समुद्र का इंपैक्ट है। और समुद्री क्षेत्र देर से गर्म देर से ठंडा, यानी कि तापांतर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तापांतर समझ गए ना, कि भाई मैक्सिमम चला गया 45 डिग्री और मिनिमम आ गया 15 डिग्री, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोस्टल एरिया पे मॉडरेट टाइप का होता है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। तो क्या होता है यहां पे, तटीय भाग अगर नजदीक है, तो तटीय भाग नजदीक होने से या तटीय भाग के समुद्र के नजदीक होने से क्या होता है बच्चा? इन क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक है और तापांतर कम। ये लो, ये बात हुई है तटीय भाग की। लेकिन जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग जैसे उत्तर भारत का मैदान हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, इधर हिमालय हो गया, तो ये तो क्या है? समुद्र से काफी दूर है बच्चा। तो ये तो तटीय भाग था। दूसरा क्या है? आंतरिक स्थलीय भाग है बच्चा। ठीक है, इसकी क्या कहानी है? अब ये समुद्र से दूर है, समुद्र की क्लाइमेट का इंपैक्ट इतना नहीं है जितना कि यहां गुजरात, महाराष्ट्र,
गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में है। अब दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की बात करें, समुद्र से काफी दूर है ये पूरे क्षेत्र। तो समुद्र से दूर होने की वजह से क्या हो रहे, ग्रीष्म काल में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और शीतकाल में बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो यहां पे क्या है, दो फर्क है। और आर्द्रता तो किससे आती है, जल से मिलती है, और ये जल से काफी दूर है। तो इन क्षेत्रों में क्या होती है बच्चा, आर्द्रता कम और तापांतर अधिक। भाई अगर आप जैसलमेर में भी देखो, दिन में टेम्परेचर 48 डिग्री, शाम का टेम्परेचर 18 डिग्री, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का तो डेली बेसिस पे भी हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में देखो, ग्रीष्म ऋतु राजस्थान के चूरू का टेम्परेचर 50 डिग्री और शीत ऋतु टेम्परेचर है 5 डिग्री, 45 डिग्री तक का फर्क एक सीजन से दूसरे सीजन में। तो ये क्या है, इसका किसका इंपैक्ट है, ये इस पूरे क्षेत्र पर, तटीय क्षेत्र पे सागर समुद्र का इंपैक्ट है, और यहां पे स्थलीय भाग का इंपैक्ट है। और स्थलीय भाग जल्दी गर्म जल्दी ठंडे, ग्रीष्म काल में बहुत तेजी से गर्म होते हैं, शीतकाल में इमीडिएटली ठंडे भी हो जाते हैं। अभी आप चले जाओ, आपका कोई रिश्तेदार मुंबई में बैठा होगा, गोवा में बैठा होगा, और अगर आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप उस रिश्तेदार से बात करना, और भाई साहब स्वेटर नहीं पहना, वो आपको अपने एसी की तरफ फोन करके दिखाएगा कि देखो भाई साहब हमारे यहां एसी चला हुआ है। समुद्र से दूरी का काफी बड़ा इंपैक्ट है। बोलो आगे बात समझ में। तो जलवायु का निर्धारित कारक भारत की भौगोलिक अवस्थिति बड़ी यूनिक है, समुद्र से दूरी है बच्चा। तीसरा कारक समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, जिसको टेक्निकली आप बोलते हो तुंगता, और अंग्रेजी में बोलते हो एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तरफ हिमालयाज है बच्चा, इंडिया में अगर बात करें, ये देखो यहां पे तो हिमालयाज है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, ये बिल्कुल तटीय क्षेत्र है, बिल्कुल तट के नजदीक है, ये बिल्कुल तटीय क्षेत्र है। तो यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई, कुछ क्षेत्र भारत के समुद्र तल के बिल्कुल निकट है, जितना पूरा कोस्टल इंडिया। और अगर हिमालयाज की बात करें तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई, अगर ग्रेट हिमालय की देखें, अगर आपको याद हो मैंने क्या बताई थी, ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर, मध्य हिमालय की 3,500 से 4,500 मीटर, शिवालिक की भी 1000-1500 के बीच में मैंने आपको बताई थी। और कुछ क्षेत्र बिल्कुल समुद्र के नजदीक ही है। तो इससे क्या होता है बता, समुद्र से ऊंचाई का फर्क क्या पड़ता है। आप जानते हो, क्लाइमेटोलॉजी में आप अवश्य पढ़ के आए होंगे कि ये आपका धरातल है और ये आपका ऊपर वायुमंडल है। जैसे आप अपने इस धरातल से वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हो, तो धरातल से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी है ना, जिसे आप सामान्य ताप पतन दर कहते हो, नॉर्मल लैप्स रेट। और नॉर्मल लैप्स रेट को आप क्या बोलते हो, हर 1000 मीटर की ऊंचाई पे 6.5 डिग्री सेल्सियस सामान्यतः तापमान कम होता है। हालांकि नॉर्मल लैप्स रेट का कंसेप्ट काफी यूनिक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आपको एनएलआर पे क्वेश्चन मिलना चाहिए, है ना। एनएलआर क्या है, एनएलआर को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, मतलब 4-5 डिफरेंट फैक्टर्स है जो एनएलआर को प्रभावित करते हैं, 4-5 विभिन्न स्थितियां है। उम्मीद कर रहा हूं वो आप क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ के आ गए होंगे, जलवायु विज्ञान में। अभी का मेरा मुद्दा है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि जैसे ही आप आधार तल से ऊपर की ओर जा रहे हो, धरातल से ऊपर की ओर जा रहे हो, तो टेम्परेचर कम होगा। अगर धरातल पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और मैं कहूं 1000 मीटर की ऊंचाई पे तापमान कितना होगा, तो कितना, सामान्यतः 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। यहां पे तापमान होना चाहिए 33.5 डिग्री सेल्सियस। तो भारत में जो स्थान समुद्र तल से जितनी अधिक ऊंचाई पर होंगे, जैसे हिमालय, ग्रेट हिमालय 6000 मीटर की ऊंचाई पे है समुद्र तल से,
तो 1000 मीटर पे ही बच्चा कितना फर्क आ जाता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो 6000 मीटर की ऊंचाई पे तो 40 डिग्री सेल्सियस का फर्क हो जाएगा, समझ गए। अगर समुद्र पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, वैसे तो नहीं होता, यहां पे 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां आपको ग्रेट हिमालय में माइनस में मिलेगा। ये नॉर्मल लैप्स रेट का असर है। तो भारत में प्रायद्वीपीय जैसे पठार है, आपको याद हो मैंने इसकी औसत ऊंचाई आपको 600 से 900 मीटर बोली थी, तो समुद्र तल से ऊंचा क्षेत्र है, यहां अलग है। आप उत्तर भारत के मैदान में देखा होगा आपने, कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, रेलवे स्टेशन पे गए हो, रेलवे स्टेशन के बोर्ड पे लिखा रहता है इस स्थान की ऊंचाई ऊंचाई, वो येलो सा एक बोर्ड लगा रहता है ना, दिल्ली रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है नई दिल्ली, और वहां नीचे लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर। तो समझ जाना समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई है, और 1000 मीटर पे कितना 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का असर है, तो 300 मीटर पे लगभग 1/3 हो जाएगा वो। तो जो समुद्र तल पे तापमान होगा वो 300 मीटर की ऊंचाई पे उससे कम होगा, 1000 मीटर की ऊंचाई पे और कम होगा, 2000 मीटर की ऊंचाई पे हो आप अलग होगा। तो भारत का कौन सा क्षेत्र से मतलब, जैसे हमने बात की थी हिमालय क्षेत्र, हमने बात की थी उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान उसके बाद हमने बात की थी मरुस्थलीय क्षेत्र, पढ़ा था ना हमने ये, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार, ओके, पश्चिमी तटीय मैदान या पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय मैदान ये देखे थे हमने, और हमने द्वीपीय क्षेत्र देखे थे। तो इनमें से जो स्थान समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर होगा वहां नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग आपको तापमान में फर्क देखने को मिलेगा। तो भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, अलग अलग स्थानों की स्थलाकृतियां इंपैक्ट करेगी इंडिया के क्लाइमेट को, टेम्परेचर को, है ना, ह्यूमिडिटी को। अच्छा एक चीज बताओ, आप क्लाइमेट का और वेदर का डिफरेंस तो जानते होंगे बच्चों, जरा बताना मुझे, क्या आपको मौसम जिसको आप बोलते हो वेदर, और जलवायु जिसे आप बोलते हो क्लाइमेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है आपको या नहीं पता, बताओ मुझे, पता है? भैया मौसम कुछ नहीं होता, मौसम वैसे तो कुछ नहीं होता का मतलब वैसे ही बोल रहा हूं, होता तो है ही है। ये है बच्चा दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडलीय दशाएं मतलब आज आपने देखा होगा आपके फोन में ऐप होगी, तापमान, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान आज का कितना होगा, आज आर्द्रता कितनी होगी, ठीक है, वायु दाब की क्या स्थिति है आज, है ना, पवन दिशा आज क्या रहेगी, आदि। डेली बेसिस पे जो आपका वेदर फोरकास्ट हो रहा है, और वो चेंज हो सकता है ना। जैसे आज क्या है, आज फॉर एग्जांपल 9 दिसंबर है, ओके, तो 10 दिसंबर में टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम अलग हो सकता है, ह्यूमिडिटी अलग हो सकती है, विंड डायरेक्शन में थोड़ा बहुत, और विंड डायरेक्शन और विंड की जो गति है उसमें भी फर्क देखने को मिल सकता है। तो डेली काफी चेंजेस हो सकता है, यानी कि ये काफी क्या है बच्चा, ये काफी परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। लेकिन जो जलवायु है ना, ये डेली बेसिस का नहीं है बच्चा, ये दीर्घकालीन मौसमी दशाएं, ये जो वेदर कंडीशंस है, मौसमी दशाएं कम से कम 30 वर्ष मान के चलो, कुछ जगह 35 वर्ष भी लिखा होगा, उससे मत घबराना, है ना। तो कम से कम 30 वर्षों की ऐसी मौसमी जो दशाएं है उनका औसत अध्ययन है एक तरीके से, ठीक है। तो क्लाइमेट क्या है बच्चा, लॉन्ग टर्म के वेदर कंडीशंस का एक एवरेज स्टडी है, ओके। तो ये क्या होता है, इतना तेजी से नहीं बदलता है ना, ये स्थिर होता है, और अगर ये बदल जाए तो फिर नुकसान होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर ये इंडिया का मैप है,
समझो बच्चों। दिस इज इंडिया। और अगर मैं कहूं ये मान के चलो पूरा उत्तर भारत का ये क्षेत्र है, एंटायर नदर्न इंडिया है, ओके। और मुझे इस एंटायर नदर्न इंडिया की क्लाइमेट को स्टडी करना है कि यहां राजस्थान के मैदान से और ये आपके असम का मैदान तक का कैसी जलवायु है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, लास्ट 30 ईयर, कम से कम 30 ईयर, आज अगर आप 2025 में हो तो मैं 1995 से इसको पढ़ना शुरू करूंगा कि 1995 से 2025 के बीच में यहां कैसा टेम्परेचर रहा है, वर्षा कितनी रही है, पवनों की जो दिशाएं क्या रही है। तो मैं एक डिसीजन पे पहुंचूंगा कि भैया उत्तर भारत के मैदान में एवरेज टेम्परेचर तो ये रहा है पिछले 30 सालों से, एवरेज रेनफॉल इतनी रही है, और ओवरऑल यहां पे हमें इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स भी देखने को मिली है, और विंड की डायरेक्शन कुछ सीजन में इधर से इधर होती है, कुछ सीजन में इधर से इधर होती है। तो एक जनरल पिक्चर मिल जाएगी मुझे। तभी जब आप बोलते हो ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का मतलब लॉन्ग टर्म की जो आपकी वायुमंडलीय दशाएं उस क्षेत्र में देखने को मिल रही थी, उनमें बदलाव आना शुरू हो गया। तो इतना आसानी से क्लाइमेट चेंज नहीं होता, यानी कि हमने काफी ऐसे एक्ट्स किए होंगे जिससे कि उसमें बदलाव आया है। तो जलवायु दीर्घकालीन है, मौसम अल्पकालीन है, मौसम डेली बदल सकता है, जलवायु इतनी आसानी से नहीं बदलती, लेकिन अगर फिर बदलती है तो उसके काफी हार्मफुल इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो। तो यहां क्या हो गया बच्चा, समुद्र तल से ऊंचाई और तुंगता हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं चौथा, स्थलाकृतिक विशेषताएं है। स्थलाकृतिक विशेषताएं से क्या मतलब है, समझो। दिस इज इंडिया, ये दिस इज इंडिया बच्चों, दिस इज इंडिया। आप जानते हो यहां वेस्टर्न घाट है क्या, वेस्टर्न घाट, यहां हिमालयाज है। तो भारत की जो विशेष स्थलाकृतियां है ना बच्चा, जैसे उत्तर में हिमालय का होना, पश्चिम में पश्चिमी घाट का होना, ये भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इनका काफी बड़ा रोल है, इसका और इसका। कैसे, कहते अगर उत्तर में हिमालय ना होता तो शीत ऋतु में क्या बच्चा, साइबेरिया की ओर से आने वाली ठंडी पवनें सीधे भारत में प्रवेश कर जाती, और भारत इस समय में जो आपको उत्तर भारत में जो आप 5-6 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, और उससे भी ठिठुरे रहते हैं, माइनस में टेम्परेचर होता। तो उत्तर से आने वाली साइबेरियाई ठंडी पवनों को रोकता है कौन, भारत की ये स्थलाकृतिक विशेषता है हिमालय। कब बात कर रहे हैं हम, ये शीत ऋतु में। एक बात तो ये। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से मानसून प्रवेश करता है, और आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट में वर्षा होती है, और फिर हिमालय के सारे 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 पश्चिम में जाता है। तो ये हिमालय क्या कर रहा है बच्चा, शीत ऋतु में ये अलग रोल है। ग्रीष्म ऋतु में क्या कर रहा है बच्चा, ये ग्रीष्म ऋतु में आपके मानसूनी वर्षा के पैटर्न पे, मानसूनी वर्षा, उस पे इंपैक्ट है इसका। इधर जो आपका पश्चिमी घाट है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होता है बच्चा, दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म काल में, तो ये वेस्टर्न घाट इन मानसूनी पवनों को रोकता है, और मानसूनी पवनों को रोकता है, और यहां इस साइड में क्या करता है बच्चा, पर्याप्त वर्षा कराता है, और इस साइड वर्षा कम होती है तो वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, शुष्क क्षेत्र बनता है। तो यानी कि क्या है,
भारत की स्थलाकृतिक विशेषताएं, भारत की स्थलाकृतिक विशेषताएं, चाहे उत्तर में हिमालय पर्वत हो, हिमालय पर्वत हो, पश्चिमी घाट हो, ओके, अरावली हो, विंध्यन हो, सतपुड़ा हो, विंध्यन पर्वतमाला, अरावली पर्वत, उसके साथ सतपुड़ा पर्वत, उसके साथ पूर्वी घाट आदि जो हमारी स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं, ये भारत की क्लाइमेट पे इनका इंपैक्ट है। भारत की जलवायु को रूप देने में इन्होंने रोल प्ले किया है बच्चा। ओके, तो भारत की स्थलाकृतिक विशेषताओं ने भारत की जलवायु को निर्धारित किया है। बोलो, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर भारत की जलवायु पर इंपैक्ट है बच्चा वर्षा का। पांचवा पॉइंट देखो, वर्षा का प्रतिरूप एवं वितरण। बच्चा, दो अलग अलग चीज है। रेनफॉल का पैटर्न कैसा है और रेनफॉल कैसी है। ठीक, बड़ा आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, इसको समझना बच्चा, रटना नहीं है अपने को। यूपीएससी का रटने वाला खेल खत्म हो चुका है, अभी यूपीएससी नए तरह की खेल खेल रही है। ठीक है, आ जाओ। चार मैप बनाए हैं मैंने बच्चा, चार इंडिया के मैप है, और हम बात करेंगे वर्षा का पैटर्न कैसा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन कब होता है बच्चा? ये जून से लेके सितंबर तक। आप जानते हो दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या आती है बच्चा? इधर से आती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें, भारत की तटीय आकृति से टकरा के दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और ये इधर जाती है, ये इधर से जाती है। इसको हम बोलते हैं अरब सागर शाखा। ओके, इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक, आप जानते हो यहां ये वर्षा करना शुरू करती है, वर्षा करना शुरू करती है इधर पश्चिमी घाट क्षेत्र में। यहां पूरे एंटायर इंडिया में इधर रेनफॉल होता है, इधर सब जगह रेनफॉल। ओके, सब जगह रेनफॉल कराती है बच्चा, यही करा रही है। तो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून जो जून से सितंबर का समय है, इस जून से सितंबर के समय में भारत में जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से प्रभावित हो रही है, वही इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में वर्षा करा रही है। ओके, उसके बाद मानसून लौटना शुरू करता है। अगर आपको याद हो, मानसून लौटना शुरू करता है बच्चा, और सूरज दक्षिणायन हो जाता है, और आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, निम्न दाब का क्षेत्र होता है जो सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ नॉर्थ साउथ मूव करता रहता है। ये आपने क्लाइमेटोलॉजी में अवश्य पढ़ लिया होगा, तो उस पर मैं जिक्र नहीं करूंगा। फिर फेज आता है बच्चा उत्तर पूर्वी मॉनसून का फेज, और ये फेज होता है बच्चा अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। और ये वर्षा कैसे होती है बच्चा? यहां ऐसे आती है मानसूनी पवनें, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें, नॉर्थ ईस्ट पवनें, ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेती है, और इस टाइम पे, किस टाइम पे? अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भारत के पूर्वी तट पर वर्षा करती है। तो ये जो कोरोमंडल का तट है, आपने कई बार सुना होगा, ये कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ये है कोरोमंडल। ये क्या होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय ड्राई रह जाता है, क्योंकि पवनें पैरेलल चली जाती है।
और जब ये आता है उत्तर पूर्वी मानसून तो बंगाल की खाड़ी से आ रही है और इस कोरोमंडल तट पे लाके ये वर्षा करती है। तो वर्षा का पैटर्न कैसा है बच्चा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा हो रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भारत के पूर्वी तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा हो रही है। फिर आपने नाम सुना होगा पछुआ विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आपने अवश्य सुना होगा कि शीत ऋतु में भूमध्य सागर की गर्म वायु राशि और यूरोप की ठंडी वायु राशि दोनों आपस में मिलती है और उस क्षेत्र में चक्रवात बनते हैं और आपकी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम उन चक्रवातों को, उन पवनों को भारत की ओर लेके आती है और वो ईरान में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में हिमालयन क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक और राजस्थान में भी वर्षा कराती है। तो ये क्या होता है बच्चा? पश्चिमी विक्षोभ। शीत ऋतु में इधर से आपके डिस्टरबेंस आते हैं, ओके, और ये बिहार तक की क्षेत्र पर वर्षा करा देते हैं। यहां वर्षा 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती है, यहां तक आते आते कम होना शुरू हो जाती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ का टाइम क्या है? पश्चिमी विक्षोभ का टाइम क्या है? ये दिसंबर, जनवरी और फेब 3 महीने होता है बच्चा। और पश्चिमी विक्षोभ से समझो बच्चा, ये भारत का वेस्ट है, ये भारत का ईस्ट है। पश्चिमी विक्षोभ में पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा कम होती है, पश्चिम से पूर्व वर्षा कम। अब इसकी अगर मैं बात करूं, जैसे बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये, और ये कैसे आ रही है बच्चा? ऐसे आ रही है, ऐसे वर्षा करती हुई आ रही है। तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा में क्या होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर कम वर्षा, ओके। उसके बाद अगर ये अरब सागर वाला देखो, आपको याद है ये क्या है? पश्चिमी घाट। ये क्या है बच्चा? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की मैंने आपको क्या बताई थी? पश्चिमी घाट है, दिस इज पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है दक्षिण में ज्यादा ऊंचा है, अधिक ऊंचा, अधिक ऊंचा। यहां पे ऊंचाई कम है और पश्चिमी घाट में जो ये आर्द्रता युक्त पवनें आ रही है, ये वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो पर्वतीय वर्षा है पश्चिमी घाट में होने वाली वर्षा। तो पश्चिमी घाट में दक्षिण में वर्षा ज्यादा है। यहां तो आपको ये दक्षिण है और ये पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग कहां है? गुजरात में। दक्षिणी भाग कहां है? केरल और तमिलनाडु जब में उस क्षेत्र में। तो दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है। यहां क्या लिखेंगे हम? दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा कम होती है बच्चा। इधर क्या हो रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर दक्षिण से उत्तर की ओर, इधर पश्चिम से पूर्व की ओर। समझ रहे हो ना? पैटर्न भी देख रहे हैं हम और वितरण भी देख रहे हैं। वितरण मतलब कहां ज्यादा कहां कम। तो बात आ गई दिसंबर, जनवरी, फरवरी की। अब आते हैं मानसून पूर्व वर्षा। ये मानसून पूर्व की वर्षा कब की है बच्चा? ये है मार्च, अप्रैल और मई। मार्च, अप्रैल और मई में गर्म मौसम शुरू हो जाता है। गर्म मौसम शुरू हो जाता है, स्थल भी गर्म होने लगता है, जल भी गर्म होने लगता है। इधर अरब सागर भी गर्म और इधर बे ऑफ बंगाल भी गर्म होना शुरू हो जाती है और स्थलीय भाग भी गर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे यहां असम है बच्चा, यहां असम, ठीक है। यहां वेस्ट बंगाल है बच्चा, वेस्ट बंगाल हो गया, ओके। यहां कर्नाटक हो गया बच्चा, ओके। दक्षिण भारत में केरल साइड में आ जाओ बच्चा। तो यहां पे मानसून से पहले कुछ वर्षा होती है, मानसून से पहले की वर्षा होती है बच्चा।
वो क्यों होती है? अरब सागर की ओर से कुछ आर्द्रता आनी शुरू हो जाती है और कुछ आर्द्रता बंगाल की खाड़ी की ओर से मिलना शुरू हो जाती है और लोकल लेवल पे लो एयर प्रेशर बन जाता है और लो एयर प्रेशर बन गया तो हवाएं तेजी से वेस्ट बंगाल की ओर, असम की ओर, कर्नाटक की ओर, केरल की ओर आती है और वहां क्या है, अगर उन पवनों में आर्द्रता होगी तो वो तेजी से ऊपर उठेगी, ऊपर बादल बनते हैं और कुछ वर्षा होना शुरू हो जाती है। तो मार्च, अप्रैल, मई में हमें कुछ वर्षा की बौछारें देखने को मिलती है। ओके, तो ये क्या है? ये मानसून पूर्व वर्षा है। असम में इनको क्या बोलते हैं बच्चा? असम के अंदर नॉर्वेस्टर बोल रहे हो आप इसको। वेस्ट बंगाल काल बैसाखी, उसके साथ आपका क्या हो गया फिर दक्षिण भारत में चेरी, बाबा बुदन की पहाड़ियों में चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है और केरल के अंदर आम्र वर्षा के नाम से आम्र वर्षा हो गई बच्चा। तो इस तरीके से ये वर्षा हो रही है। तो आप देख रहे हो बच्चा, हम शुरुआत करते हैं कहां से? जनवरी फरवरी में वर्षा है, यहां वर्षा है। मार्च अप्रैल मई में भारत के कुछ कुछ हिस्सों में वर्षा है। उसके बाद मई के बाद क्या आता है? जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी अलग वर्षा है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहां पे वर्षा है। तो इंडिया थ्रू आउट द ईयर, इंडिया के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग वर्षा को प्राप्त करते हैं। वर्षा का बड़ा यूनिक पैटर्न है और वर्षा का वितरण भी बता दिया, कहां ज्यादा कहां कम। ये भारतीय जलवायु में वर्षा का प्रतिरूप, उसकी एक खास विशेषता है बच्चों, समझो इस चीज को, है ना? मतलब जस्ट इमेजिन, अब यूपीएससी इन दिनों बच्चा एक चीज याद रखना, थोड़ा सा यूपीएससी के अगर 10 क्वेश्चन आए, सपोज करो 10 तो नहीं आते, ज्यादा आते हैं, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट दोनों मिला के ही 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखो इसमें बच्चा, 10 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे, उसमें 4-5 क्वेश्चन तो थोड़ा स्टैटिक टाइप के मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी में भी है, स्टैंडर्ड बुक में भी है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अभी एनसीईआरटी से भी नहीं आ रहे या किसी स्टैंडर्ड बुक से भी नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं सब्जेक्ट को आपने कितना अच्छे से पकड़ा है। हो सकता है आपने इस तरीके से चीजें अभी तक देखी ना हो, लेकिन हो तो ऐसी ही रही है। आपने इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा था, हमने सीधा क्या बनाया, वर्षा का प्रतिरूप और वितरण नाम की हेडिंग बना दी मैंने और उसमें आपको पूरा बता दिया इंडिया की क्या कहानी चल रही है। ऐसे ही बच्चा आपके सारे टॉपिक पे कमांड होनी जरूरी है। हॉलिस्टिक पकड़ो किसी भी टॉपिक को जब भी पकड़ रहे हो। आ रही है चीज समझ में? फिर आप ये भी जानते हो बच्चा, वर्षा का जो वितरण है, वितरण का ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मेघालय में खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी के निकट है मौसिनराम, 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है मानसून सीजन में। और वहीं जैसलमेर है 15 सेंटीमीटर, राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर। तो देख रहे हो, वर्षा का वितरण भी यूनिक है इंडिया में और वर्षा का पैटर्न भी यूनिक है। इससे फिर भारत की जलवायु निर्धारित होगी। ओके, बताओ ये बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? और मैं आपको बता दूं बच्चा, हमारी जो 75% रेनफॉल है इस 4 महीने में ही मिलती है, लगभग 75% जून जुलाई अगस्त सितंबर, और बाकी का 25% इस टाइम में मिलती है। तो मानसूनी वर्षा भारत की वर्षा का, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा भारत की वर्षा का 75% हमें इसी सीजन में मिलता है, इसी सीजन में मिलता है। और ये भारत की वर्षा का प्रतिरूप और वितरण है। तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके, मैं आपको वापस से रिकॉल करा देता हूं। हमने देखा था भारत की जलवायु, थोड़ा और पीछे चलते हैं, जलवायु का प्रकार समझ लिया हमने। ओके, जलवायु के निर्धारक कारक समझ लिया हमने। भारत की जलवायु की विशेषताएं, ये अब हम देखेंगे क्या है भारत की जलवायु की विशेषताएं।
भारत की जलवायु की क्या विशेषता हो सकती है, आप ही बताओ, सोचो क्या हो सकती है बच्चा भारत की जलवायु की विशेषता है। भारत की जलवायु की विशेषताएं, ये मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा आपको, है ना, इस तरह से पढ़ा हुआ आपको मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा। क्या है भारत की जलवायु की विशेषता, आपसे पूछूं एक दो पॉइंट बताओ। पहला, अभी मैंने जैसे आपको बताया, पवनों का मौसमी व्युत्क्रमण, मौसमी व्युत्क्रमण है ना, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड है बच्चा। कैसे सीजनल रिवर्सल, देखना ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे चल रही है, ऐसे दक्षिण पश्चिमी मानसून है, फिर जैसे ही विंटर आनी शुरू हुई उत्तर पूर्वी मानसून आ गया, ठीक है। तो यानी कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में दाब तंत्र में दाब की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, और दाब में परिवर्तन होने से वायु की दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इंडिया एक सर्टेन सीजन में इंडिया का कुछ हिस्सा ग्रीष्म ऋतु को फील करता है, कुछ शीत ऋतु को फील करता है, और टेम्परेचर का सीधा संबंध है वायुदाब से, और वायुदाब का संबंध है पवन संचरण से, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो जब बात हम करेंगे समर की, जब हम बात करेंगे समर सीजन की, ये लो देखो, दो डायग्राम बना देता हूं मैं, दो देख लो। एक एक कहानी समर की है, ये समर सीजन है बच्चा, ये समर है, ये विंटर है। समर में यहां क्या है, लो प्रेशर है, टेम्परेचर ज्यादा है, लो प्रेशर है, तो पवनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। विंटर्स में क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो पवनें यहां से बाहर की ओर चल रही है। तो क्या है, पवनों का मौसमी व्युत्क्रमण, ये भारत की जलवायु की विशेषता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सेकंड कहता है वर्षा के वितरण में, वर्षा के वितरण व प्रतिरूप में मौसमी अंतर। अगर आपको बताना हो, है क्या, अभी तो बता के आया हूं मैं आपको, वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है, कहीं तो कितनी हो रही है 200 सेंटीमीटर वर्षा, और कहीं कितनी हो रही है 15 सेंटीमीटर वर्षा, फर्क नहीं है। यहां कितने सेंटीमीटर हो रही है 200 सेंटीमीटर, यहां कितने सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर, यहां कितनी है 80 सेंटीमीटर, यहां कितनी है 60 सेंटीमीटर, यहां कितनी है 40 से 60 सेंटीमीटर। पूरे भारत में एक जैसी वर्षा होती कहां है, और पैटर्न भी एक जैसा नहीं। जून जुलाई अगस्त सितंबर का प्रतिरूप अलग है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का अलग है, जनवरी और फिर वो दिसंबर जनवरी फरवरी अलग है, और मार्च अप्रैल मई बिल्कुल अलग है। तो ये विशेषता ही तो हो गई, विशेषता भी है, और इसी विशेषता ने भारत की जलवायु को निर्धारित भी किया है। फिर मौसमी विविधता है बच्चा हमारे यहां, मौसमी विविधता, अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं हमें, सीजनल डाइवर्सिटी है, साल के अलग अलग महीने, अलग अलग ऋतुएं है या नहीं है, बोलो बच्चों, अलग अलग नहीं है भाई। विंटर सीजन कब होता है, शीत ऋतु बोलते नहीं आप, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु बोलते हो आप। फिर जब मानसून का सीजन आता है तो आप मानसून ऋतु बोलना शुरू कर देते हो, मानसून ऋतु है, मानसून पश्चात की ऋतु है, अगर मैं कहूं शीत ऋतु कहां है बच्चा, बोलो शीत ऋतु की शुरुआत कब से होती है, दिसंबर से, ये दिसंबर से शुरू हो गया। ग्रीष्म ऋतु आपकी कब शुरू हो जाती है, ये आपकी अप्रैल से,
जून के बीच में, और उसके बाद मानसून जून से सितंबर के बीच में, और मानसून के पश्चात क्या हो गया, सितंबर लास्ट से और फिर नवंबर दिसंबर तक लेके। तो इसको अगर मैं कहूं सितंबर लास्ट कह लूं या अक्टूबर कह लूं, अक्टूबर से जो दिसंबर के बीच में वो मानसून पश्चात सीजन है। तो हमारे देश के अंदर अलग अलग ऋतुएं भी देखने को मिल रही है हमें। तो विशेषता है, दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं साल भर एक जैसी जलवायु रहती है, हमारे यहां तो अलग अलग है। इंडियंस का अडेप्टेशन बड़ा डिफरेंट है। अभी सर्दियां है, स्वेटर वगैरह सब पहन रहे, गर्मियां आएगी एसी चल जाएगा। हमारी बॉडी देखो बच्चा कितना कॉन्ट्रास्ट टेम्परेचर को झेल रही है, ये भारतीयों की खास विशेषता भी है। अफ्रीका के बहुत सारे इक्वेटोरियल रीजन साल भर एक जैसा क्लाइमेट है, एक जैसा कपड़ा, एक जैसा खाना। हमारा तो खाना भी अलग है, हर सीजन के हिसाब के हमारे कपड़े अलग है। तो यूनिकनेस है बच्चा। तो सीजन में विविधता है। वही ग्रीष्म ऋतु में सेम जैसलमेर 50 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में सेम जैसलमेर 10 डिग्री सेल्सियस। या हम मैं कहूं, अगर मैं ग्रीष्म ऋतु की ही बात करूं, या मैं कहूं शीत ऋतु में यहां कितना है, लेह में शीत ऋतु -45 डिग्री सेल्सियस और यही जैसलमेर 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये यूनिकनेस है इंडिया के क्लाइमेट की, दिस इज यूनिकनेस। भारत की जलवायु बच्चा से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पक्ष है बच्चा, जलवायु प्रेरित आपदाएं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां जलवायु से पैदा होने वाली बहुत सारी आपदाएं हर साल भारत झेलता है। बाढ़ झेलता है बच्चा, कुछ क्षेत्रों में हम सूखा झेलते हैं, कहीं पे हम क्लाउड बर्स्ट, बादल प्रस्फुटन, बादलों का फटना, सर्टेन सीजन के अंदर हम चक्रवात को भी हम देखते हैं बच्चा, भूस्खलन है, लैंडस्लाइड है। देख लो हर साल बरसात के सीजन में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश कितना सारा आपदाएं आ रही है बच्चा। उसके बाद हीट वेव है, ग्रीष्म ऋतु में हर साल वार्निंग जारी होती है। उसके साथ बच्चा महामारियां भी है, महामारियां मॉनसून सीजन और पोस्ट मॉनसून सीजन में इंडिया देखो कितना ज्यादा स्ट्रगल करता है बच्चा। मॉनसून सीजन जैसे ही आता है और मानसून जब समाप्त होता है और पोस्ट मॉनसून शुरू होता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, हैजा, कितनी टाइफाइड, एक सर्टेन सीजन में बहुत सारी बीमारियां हैं। और ये भारत की जलवायु की विशेषता है कि वो भारत में बहुत सारी आपदाएं देके जाती है, सर्टेन सीजन की क्लाइमेट। तो ये देख लो जलवायु प्रेरित आपदाएं है। ओके, अब विशेषता मतलब ये फीचर है उसका बच्चा। पवनों का मौसमी व्युत्क्रमण है हमारे पास, वर्षा के वितरण प्रतिरूप में मौसमी अंतर है हमारे पास, मौसमी विविधता है हमारे पास। इससे ज्यादा यूनिक क्लाइमेट आप कहां से लेके आओगे और किस कंट्री का लेके आओगे, बोलो। आई बात समझ, बताओ। चले आगे चलता हूं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा भारत के जलवायु प्रदेश। पहली बात, ये जलवायु प्रदेश होता क्या है। जलवायु प्रदेश, हम सीधा टॉपिक पे जाने से पहले समझेंगे जलवायु प्रदेश होते क्या है। तो ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट होता है बच्चा, कंसेप्ट ऑफ रीजन। प्रदेश, प्रदेश की संकल्पना, प्रदेश की संकल्पना ये कहती है कि समझो कि दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया,
इधर लगा दो, चलो इधर लगा लेते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। दिस इज इंडिया बच्चों। अब इंडिया है पूरा एक जैसा तो है नहीं, आपने जान लिया पूरे भारत को। अब आपको पता है कि भारत का ये वाला क्षेत्र बिल्कुल अलग टाइप का है, उत्तर भारत का मैदान, और ये वाला हिमालय वाला क्षेत्र बिल्कुल अलग ही है, और यहां मैं कहूं ये कोस्टल एरिया बिल्कुल ही अलग है। भाई यहां सब देखा, आर्द्रता अधिक है, देखा था ना, आर्द्रता अधिक, तापांतर कम। यहां क्या, आर्द्रता कम तापांतर अधिक, यहां पे बिल्कुल ठंडा जैसा था। तो जलवायु प्रदेश कहता है कि पृथ्वी के ऊपर ऐसे भौगोलिक क्षेत्र है, तो अगर मैं कहूं इसको एक्स भौगोलिक क्षेत्र, इसको वाई भौगोलिक क्षेत्र और इसको जेड भौगोलिक क्षेत्र कहूं, जिनकी अपनी खास जलवायु दशाएं होती है। अब आप ये बताओ, हिमालय का तापमान, हिमालय की वर्षा, हिमालय का तापांतर बिल्कुल अलग है, उत्तर भारत का बिल्कुल अलग कहानी है, और तटीय क्षेत्र की अलग है। तो प्रदेश की संकल्पना क्या कहती है कि प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अपनी कुछ खास विशेषता रखते हैं। विशेषता, वो विशेषता भौगोलिक, भौगोलिक विशेषता है बच्चा, जलवायु विशेषता है, मृदा है उसकी यूनिक, यूनिक क्लाइमेट है, यूनिक खान पान है, यूनिक रहन सहन है, यूनिक आर्थिक गतिविधियां है। तो प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है पृथ्वी पर जिसकी अपनी खास विशेषताएं होती है, और वो खास विशेषताएं उसे दूसरे प्रदेश से अलग करती है। जैसे इस वाई की अपनी खास विशेषताएं है, इस एक्स की अपनी खास विशेषता है, जेड की अपनी खास विशेषता है, और ये तीनों एक दूसरे से अलग भी है। तो जलवायु प्रदेश क्या होगा, जलवायु प्रदेश भी वही क्या है कि अलग अलग भारत के ऐसे क्षेत्र है जिनकी अपनी खास विशेषता है और वो बाकी क्षेत्र से अलग है। इसको हम बोलते हैं भारत के जलवायु प्रदेश। तो भारत आप जानते हो है ना, भारत और उसके आजू बाजू के दो चार देश और देशों को शामिल करके तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया है। मतलब एक कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी डाइवर्सिटी होती है, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, वो उतना डाइवर्सिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। तो इसको उपमहाद्वीप तक का भी हमने दर्जा दे दिया। तो फिर भारत का वही है। अब बताओ कि अभी तक तो हमने भारत की जलवायु की विशेषताएं पढ़ी, जलवायु को निर्धारक कारक पढ़े, कुछ ज्योग्राफर्स आए और उन्होंने बोलना शुरू किया, भाई चलो अब हम इंडिया के क्लाइमेट रीजन्स बनाना शुरू करते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों की कौन कौन सी यूनिक विशेषताएं है, पढ़ने में आसानी होगी, पढ़े लिखे लोग समझ पाएंगे। तो ये प्रयास किए गए हैं, है ना, और ये इसमें हमने तापमान और वर्षा के आधार पर भारत को जलवायु प्रदेशों में निर्धारित करने की कोशिश की। इस कोशिश में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया, वैसे तो बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने भारत के जलवायु प्रदेश बनाए, लेकिन मिस्टर डडले स्टाम्प का एक काफी पॉपुलर इंडिया का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। तो बेसिकली उन्होंने भारत को 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा के आधार पर, वो भी जनवरी महीने की समताप रेखा, आप जानते हो समान तापमान को मिलाने वाली रेखा। भाई सपोज करो दिस इज इंडिया, यहां देखो बच्चा, दिस इज इंडिया, यहां पे 18 डिग्री सेल्सियस है, यहां 18 डिग्री, यहां 18, यहां 18, यहां 18, यहां 18, यहां 18। तो मैंने इन सारे पॉइंट को मिला के एक रेखा खींच दी। तो मैं क्या कहूंगा, ये 18 डिग्री सेल्सियस, जहां ये वो सारे स्थान है भारत के जहां पे 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो ये क्या हो गया, 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। अब समताप रेखाएं जब खींची जाती है तो आप क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ के आए होंगे, एक तो हम जनवरी की खींचते हैं, एक जुलाई की खींचते हैं। जनवरी और जुलाई क्यों, क्योंकि जनवरी एक्सट्रीम कोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जुलाई हीट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए जनवरी और जुलाई की बात कर लेते हैं। तो ये जो डडले महोदय है, डडले महोदय कहते हैं कि शीतकाल के अंदर 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा खींची, शीत ऋतु की बात कर रहे हैं अभी, विंटर सीजन की, और ये 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा खींची, और कहते हैं इसके उत्तर का भारत है कैसा बच्चा, शीतोष्ण कटिबंधीय भारत, और इसके दक्षिण का भारत है उष्ण कटिबंधीय भारत। और आपको याद होगा लगभग इसी के नजदीक से यहां पे आपकी ये क्या भी खींची गई थी, हमने कर्क रेखा भी खींची थी, कर्क रेखा। तो डडले स्टाम्प कहता है पहले इंडिया को दो हिस्से में डिवाइड कर दो, 18 डिग्री सेल्सियस के नॉर्थ वाला इंडिया, 18 डिग्री सेल्सियस के साउथ वाला इंडिया। तो कहता है इन्होंने संपूर्ण भारत को जनवरी महीने की 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा के आधार पर दो बड़े क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया, और यह कर्क रेखा के लगभग निकट से होके जा रही है। याद रखना, कर्क रेखा के निकट से होके जा रही है।
कर्क रेखा और 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा जनवरी महीने की एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो इन्होंने ये बोला ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बच्चा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है, ये है। तो अगर यूपीएससी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि 18 डिग्री सेल्सियस की जनवरी की समताप रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ही है, नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बच्चा ये चल रही है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, और 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा ये, दोनों एक नहीं है। हां, इसके कुछ हिस्सों में इसके निकट से होके जरूर जा रही है। तो डडले स्टाम्प महोदय क्या कहते हैं कि इस 18 डिग्री सेल्सियस, ये जो रेड लाइन खींची है हमने, इसके उत्तर में ये जितना भी भारत है, ये ऊपर वाला भारत, ये पूरा का पूरा भारत क्या है, शीतोष्ण भारत है, शीतोष्ण कटिबंधीय भारत, ये स्टाम्प महोदय कह रहे हैं। और इसके दक्षिण में जितना भी भारत है, इसको उन्होंने बोला उष्ण कटिबंधीय भारत। फिर वो एक इंडिया का मैप बनाते हैं और इस इंडिया के मैप में इस शीतोष्ण कटिबंधीय भारत को कुछ हिस्सों में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहां पे लिखा नंबर 1, इसको नंबर 1 बोला उन्होंने, ओके, ये वाला भी उसी नंबर 1 का हिस्सा है, ये वाला, ये नंबर 1 है। इस नंबर 1 को बोला उन्होंने हिमालय प्रदेश। क्या बताया इसको कि ये है हिमालय प्रदेश, ये और ये दोनों हिमालय प्रदेश है। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये नंबर 2 बताया उन्होंने, ये है नंबर 2, ये नंबर 2 है। इस नंबर 2 को उन्होंने बोला उत्तर पश्चिम भारत, ये उत्तर पश्चिम भारत है। फिर इसको बताया उन्होंने नंबर 3, ये वाला बताया उन्होंने, दिस इज नंबर 3, ये नंबर 3 है बच्चा। इस नंबर 3 को उन्होंने बोला मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या बोला इस नंबर 3 को, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। फिर ये नंबर 4 बनाया उन्होंने, दिस इज नंबर 4, ये नंबर 4 बताया उन्होंने। नंबर 4 को बोला मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। फिर बनाया नंबर 5, ये है मध्यवर्ती संक्रमण क्षेत्र। तो शीतोष्ण कटिबंधीय भारत को 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से में डिवाइड किया। फिर वो बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय भारत की। उष्ण कटिबंधीय भारत, सबसे पहले उन्होंने इस क्षेत्र को बोला नंबर 6। नंबर 6 का मतलब अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र है, ये अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र। आपको ये पूरा मिल जाएगा पीडीएफ भी, ओके। थोड़ा अगर आप कहोगे तो थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, ये देखो, यहां देख लो, ओके। नंबर 6 को अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र। ये नंबर 7 बताया उन्होंने, एक सेकेंड, दिस इज नंबर 7। इस नंबर 7 को अधिक वर्षा का क्षेत्र बताया, ये है नंबर 7, ओके। फिर ये है नंबर 8। नंबर 8 उन्होंने बताया है, ये पूरा है नंबर 8, नंबर 8। इसको बोला उन्होंने साधारण वर्षा का क्षेत्र। फिर ये नंबर 9 है, ये वाला नंबर 9 है, इसको उन्होंने बोला पश्चिमी तटीय प्रदेश या कोंकण तट। ये नंबर 10 है, केरल का मालाबार तट। और ये नंबर 11 है, तमिलनाडु क्षेत्र। इस हिसाब से इन्होंने भारत के जलवायु प्रदेश का निर्धारण किया। अब आप बोलोगे सर इसको तो कैसे याद करें, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, यूपीएससी इसमें से क्या पूछेगा। मैं अब आपको बता देता हूं यूपीएससी क्या पूछेगा। यूपीएससी इससे एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि डडले स्टाम्प महोदय ने, है ना, कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा को भारत को 2 जलवायु प्रदेश में विभाजित करने का आधार बनाया। किसको बनाया था, 18 डिग्री सेल्सियस, बस पहली बात तो ये। और डडले स्टाम्प ने भारत को 2 जलवायु प्रदेशों में, 2 वृहद जलवायु प्रदेश में, वृहद कौन सा, पहला शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और दूसरा बड़ा क्या बताया था, उष्ण कटिबंधीय जलवायु।
और फिर इस शीतोष्ण को 5 में और उष्ण कटिबंध को 6 में। तो 2 तो बड़े विभाजन किए, शीतोष्ण कटिबंधीय भारत, उष्ण कटिबंधीय भारत, और 11 फिर इन्होंने उसके सब डिवीजन किए। तो टोटल 2 बड़े जलवायु प्रदेश में 11 जलवायु प्रदेशों का उसने निर्धारण किया। किस आधार पे? 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा, वो भी कौन सी? जनवरी महीने की। बस इतना ही याद करना है आपको। और एक जो मैंने बोला कि 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा और कर्क रेखा क्या एक है? ना जी, बिल्कुल नहीं है। बोलो, याद रहेगा आपको? ये याद रहेगा? ठीक है। हाँ बच्चों, इजी रखो, ऐसे ही है ना, बहुत ज्यादा रटना नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो इतने से आएगा, ये कभी भी नहीं पूछेगा। आप देख लो, आज तक नहीं पूछा, अभी भी नहीं पूछेगा कि उन 11 के नाम दे और वो पूछे इनमें से कौन सा है या नहीं है। नहीं, आपको अगर इतना भी पता है 11 है और मोटे मोटे 2 है और 18 डिग्री सेल्सियस की जनवरी की समताप रेखा। अब इस 18 डिग्री सेल्सियस की जनवरी की समताप रेखा का मतलब क्या है? वो कहते हैं ये जो जारी है, समताप रेखा जो जारी है, इसके उत्तर वाला जो भारत है, शीतोष्ण कटिबंधीय भारत, शीतकाल में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम आ जाता है। आ रहा है ना अभी भी, इसके उत्तर वाले भारत में। इसके दक्षिण में जो भारत है, वहां कभी भी शीतकाल के जो महीने हैं, ये जो चल रहे हैं दिसंबर जनवरी फरवरी, 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नहीं जाता यहां शीतकाल में। यहां शीतकाल में 18 से कम चला जाएगा। इसके दक्षिण में शीतकाल में 18 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर नहीं जाएगा। एक मतलब ये भी है। चले, फिर आए एक और महोदय, कॉपेन का क्लासिफिकेशन, है ना। कॉपेन ने भी भारत के जलवायु प्रदेश निर्धारित करने की कोशिश की। इन्होंने भी कुछ ABCDEF, है ना, F तक जल्दबाजी में निकल गया, ABCDE ऐसे भारत के जलवायु प्रदेश बनाए। अब ये थोड़ा सा और डडले स्टाम्प से भी थोड़ा सा और टेक्निकल है। अब इन्होंने क्या बोला, भारत के अगर जलवायु प्रदेश को निर्धारित करना है तो हम तापमान के आधार पे, हम वर्षा को आधार बनाएंगे, और तीसरा इन्होंने बोला वनस्पति को। किस आधार पे बच्चा? टेम्परेचर, रेनफॉल और वनस्पति। वनस्पति को क्यों पकड़ा इन्होंने? कहते हैं अगर सपोज करो कहीं रबड़ का ट्री है, रबड़ प्लांट है बच्चा कहीं, है ना, रबड़ का प्लांट है, कहते रबड़ का प्लांट वहीं उग सकता है कि जहां पे रबड़ के प्लांट को उगने वाला एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल जाए और रबड़ के प्लांट को जितनी वर्षा चाहिए उतनी वर्षा मिल जाए। तो कहता है वेजिटेशन ट्रू रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करती है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को। और अगर आपको किसी क्षेत्र की जलवायु को समझना है तो उस क्षेत्र के वेजिटेशन को देख लो। कहीं अगर जामुन का पेड़ लगा है तो वो जामुन का पेड़ बताता है कि मैं किस तापमान में किस वर्षा में सरवाइव करता हूं। कहीं रबड़ का पेड़ है तो बता देगा। कहीं अगर चाय का प्लांट है तो आपको देख के ही समझ में आ जाए चाय उग रही है, अच्छा चाय को इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना रेनफॉल चाहिए, फला चाहिए। तो इसलिए वनस्पति को आधार बना रहे हैं, याद रखना, तापमान, वर्षा और तीसरा किसको आधार बनाया? वनस्पति। और फिर बोलते हैं इंडिया को 5 बड़े जलवायु प्रदेशों में बांट दो, और उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। और ये वनस्पति वाला आइडिया बेसिकली इनको पता है किससे? एक कैंडोल महोदय थे, वनस्पति शास्त्री। उन्होंने पूरी दुनिया का जो वेजिटेशन पे बेस्ड एक मैप बनाया था कि यहां ऐसी वेजिटेशन, यहां ऐसी वेजिटेशन। ये भाई साहब उनसे इंस्पायर्ड हो गए। उन्होंने बोला हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, बात तो सही है, बात में तो दम है इनकी। तो ये थोड़ा होशियार थे, इन्होंने वो आइडिया अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो इस आधार पे फिर इन्होंने, आप देखो यहां पे बच्चा, इस मैप को देखो एक बार, दिख रहा है ना आपको? यहां पे देखो, कहीं E लिखा हुआ है, कहीं CWG लिखा हुआ है, कहीं AW लिखा हुआ है, कहीं DFC लिखा हुआ है, कहीं ET लिखा हुआ है, कहीं BWHW, BSHW, BSHW, AMW, AS, AW। तो ऐसे इन्होंने इंडिया के क्लाइमेट रीजन बनाए। तो अब आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आपको पता नहीं चलेगा A क्या है, C क्या है, E क्या है, B क्या है, M क्या है, W क्या है। फिर इन्होंने बताया कि मेरा A से क्या मतलब है, मेरा B से क्या मतलब है, C मैं किसे कहता हूं, D मैं किसे कहता हूं, E मैं किसे कह रहा हूं।
फिर बोलेंगे एस में किसे कहता हूं, एम में किसे कहता हूं, तो वो अपने को भी समझना है। अब वो जैसी बात बोल के गए, अब कॉपेन को समझना है तो कॉपेन के आइडिया को भी समझना होगा। तो इस तरीके से, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूंगा कि यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी का प्रश्न समझ लो बच्चा साथ के साथ, है ना, साथ के साथ बता देता हूं। यूपीएससी पूछेगा एएस टाइप का क्लाइमेट भारत में कहां मिलता है, एएस कहां मिलता है। कोरोमंडल तट पे एएस मिलता है। भारत के पश्चिमी घाट में कौन से टाइप का क्लाइमेट मिलता है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में एएमडब्ल्यू मिलता है। उत्तर भारत के मैदान पे कौन सा क्लाइमेट मिलता है, सीडब्ल्यूजी। प्रायद्वीपीय पठार पे कौन सा क्लाइमेट मिलता है, एडब्ल्यू। पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वहां कौन सा क्लाइमेट मिलता है। पश्चिमी हिमालय में कौन सा क्लाइमेट मिलता है। उत्तर पूर्वी हिमालय में कौन सा क्लाइमेट मिलता है। राजस्थान में, है ना, इधर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां कौन सा क्लाइमेट मिलता है। अगर आप कुछ भी याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये तो भारत का ज्योग्राफिकल क्षेत्र तो याद है। पूरे कहां पे बचा, पूरे प्रायद्वीपीय भारत के मैक्सिमम हिस्से पे एडब्ल्यू है, कोरोमंडल पे एएस है। यहां कोंकण, कनारा, मालाबार इस वाले क्षेत्र में और वेस्टर्न घाट वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में एएमडब्ल्यू मिल रहा है, इधर वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो इतने से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आगे भी बताऊंगा आपको, कुछ चीजें और भी बताऊंगा, घबराओ मत, मेरी क्लास में हो आप, सुरक्षित हो, ठीक है। आ जाइए, अब ये कहते हैं, सुन लो ये क्या कहते हैं। इन्होंने बोला वर्षा, वार्षिक तापमान, वर्षा की मात्रा, स्थानीय वनस्पति, उसके आधार पे इन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया। तीनों चीजें याद रखना बच्चा, तापमान, वर्षा और वेजिटेशन। कॉपेन तीनों की बात कर रहा है, ये चीज आ सकती है एग्जाम में। अब उसने बोला कि हमने 5 बड़े अक्षरों का इस्तेमाल किया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, स्मॉल अल्फाबेट, है ना, और कैपिटल अल्फाबेट का नाम सुना है ना, छोटे वाला, बड़े वाला, बड़े वाला ए लिखो, छोटे वाला। तो कह रहे पहले तो ये बड़े वाले लिखे इसने। कहता है जहां भी मैंने ए लिखा, ए का मतलब क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। कह रहे जहां भी आपको बी लिखा मिल जाएगा उसको समझ लेना शुष्क जलवायु है। कहते हैं जहां भी आपको सी लिखा मिल जाएगा गर्म जलवायु है। उसके बाद कहता है जहां पे आपको डी लिखा मिल जाएगा स्नो क्लाइमेट है। और उसके बाद जहां आपको ई टाइप का लिखा मिल जाएगा वहां आइस है, यानी कि ये और भी ज्यादा ठंडी है, डी, ई डी से और भी ज्यादा ठंडी है। तो ऐसे इन्होंने बोला। तो अब समझो यहां पे इस डायग्राम को देखो, यहां पे अब वो क्या कह रहा है देखना इसको। यहां पे ई लिखा है अत्यधिक ठंडी, यहां पे डी इसके कंपैरिजन में कम ठंडी है, सी समझ गए शुष्क है, ये बी शुष्क हो गई आपकी, ये गर्म हो गई, ए उष्णकटिबंध हो गई, बी जहां भी है शुष्क हो गई। मोटा मोटा तो समझ में आ ही गया। कह रहा है उसके बाद ये जो मैंने छोटे छोटे है ना शब्द इस्तेमाल किए हैं, स्मॉल ए का इस्तेमाल अगर आपको कहीं मिल जाएगा तो कहता है स्मॉल ए जहां भी लिख जाएंगे, गर्मियां बहुत गर्म होती है, सबसे जो गर्म मौसम होगा उसमें भी 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा। फिर बोलते हैं सी का मतलब कूल समर है। कूल समर का मतलब क्या है, ग्रीष्म ऋतु ठंडी है। जहां एफ लिखा हुआ मिल जाए समझ जाना वहां पे साल भर वर्षा है, कोई भी मौसम शुष्क नहीं है। जहां डब्लू मिल जाए यानी कि शीतकाल में कोई वर्षा नहीं हो रही, वो डब्लू है। उसके बाद जहां एस मिल जाए, कहते ग्रीष्म ऋतु में कोई वर्षा नहीं होती। अभी मैंने बताया था आपको कोरोमंडल तट था, यहां पे क्या लिखा था, ए एस लिखा था। ए एस का मतलब क्या था, एस क्या कह रहा है, ये ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती। हाँ हम देखा हमने कोरोमंडल तट पे ग्रीष्म काल में होती नहीं, उत्तर पूर्वी मानसून से हो रही थी। और ए का मतलब क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती। फिर जी है, जी में बोल रहा है गंगा तुल्य जलवायु के लिए बोल रहा है ये। इस आधार पे फिर एच बताया इसने कि एच का मतलब होता है एवरेज जो वार्षिक तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस होगा। एम का मतलब होता है वो मॉनसून सीजन। ठीक है, इस आधार पर इसने बनाने शुरू कर दिए। तो यहां देखो इसने क्या लिखा है बच्चा, AMW लिखा है यहां पे।
अब ए का मतलब क्या है? उष्ण कटिबंध। ए का मतलब हमने क्या देखा था? उष्ण कटिबंध है। एम का मतलब क्या था? मॉनसूनी टाइप का है, मानसूनी जलवायु शॉर्ट टाइम में इंपैक्टेड होती है। डब्लू का मतलब क्या था? शीतकाल में कोई वर्षा नहीं, शीतकाल वर्षाहीन है, वर्षाहीन। ये लो, सिंपल सी बात नहीं होगी? और क्या चाहिए था आपको? सी उसने क्या बोला था? सी बताओ, सी उसने क्या बोला था? गर्म है। जी मतलब क्या बोला था? गंगा तुल्य है। डब्लू क्या बोला था? शीतकाल में वर्षा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, वो तो आप जानते हो, पछुआ विक्षोभ से थोड़ी बहुत ही होती है। फिर ए डब्लू लिखा है उसने, ए डब्लू। ए का मतलब क्या है? उष्ण कटिबंधीय है। डब्लू क्या है? डब्लू का मतलब विंटर में कोई रेनफॉल नहीं है, जो भी रेनफॉल है समर में ही है। और क्या चाहिए था आपको? यहां डी है, डी मतलब ठंडा है। एफ उसने बोला था साल भर कुछ ना कुछ वर्षा होती रहेगी। सी मतलब क्या बोला? सी क्या बोला था? सी उसने देखो क्या बोला था? कूल समर्स है बच्चा, कूल समर, कूल समर्स है। ये देख लो, गर्मियां भी ठंडी है, कूल समर है। पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश, कूल है गर्मियां भी। तो मैं कह रहा हूं, अब वैसे तो आपको लिखा हुआ मिल गया, वैसे तो आपको लिखा हुआ मिल गया। ये अब ये देख लो, सब लिखा हुआ मिल गया। सी डब्ल्यू, सॉरी, सी डब्ल्यू जी, ए डब्ल्यू है ना, डी एफ सी है, ए एम डब्ल्यू है, ए एस है। ए एस को याद रखना, कोरोमंडल पे मिलती है, यूनिक है इंडिया में। ए एस टाइप की सिर्फ कोरोमंडल पे मिलती है। यहां पे देखो बच्चा क्या लिख रहा है? बी, बी का मतलब हमने क्या बोला था? शुष्क है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। डब्ल्यू है, एच है, और ये है, तो शुष्क है, मरुस्थलीय है। एच का मतलब मैंने आपको बताया था। एच का मतलब क्या था? एच का मतलब ये था कि एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही है। और डब्लू मैंने क्या बताया था? डब्लू मैंने आपको ये बताया था कि शीतकाल में वर्षा नहीं है। तो कहां होती है? बाड़मेर जैसलमेर में शीतकाल में वर्षा नहीं है। कभी दो चार छिंटे गिर गए तो बात अलग है, लेकिन वो जनरल तो नहीं है। तो बस आपको तो क्या याद रखना है? आपको तो याद रखना है बच्चा, जैसे ए बी सी डी ई का क्या मतलब है, और उसके बाद ये छोटे छोटे जितने एफ क्या है, स्मॉल एम क्या है, ओके, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एस, स्मॉल सी, इनका क्या मतलब है। और बस ये मैप याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? गंगा के मैदान पे क्या है? सी डब्ल्यू जी। पश्चिमी हिमालय में क्या है? ई है, और ई टी है। टी का मतलब टुंड्रा टाइप है, बहुत, ई के सामने टी लिखा है ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, लगभग वेजिटेशन नहीं मिल रही है आपको। बोलेगा वृष्टि छाया क्षेत्र में कौन सी मिल रही है? बी एस एच डब्ल्यू मिल रहा है। शुष्क है क्योंकि बी शुष्क है। तो भारत के पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में बी एस एच डब्ल्यू है। ये डब्ल्यू वाला ज्यादा शुष्क होता है, एस वाला उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा मॉइस्ट होता है। यहां तो लगभग ना के बराबर वेजिटेशन होती है, यहां पे कुछ वेजिटेशन आपको मिलती है। बस ये बातें याद रखनी है आपको, हो जाएगा इसी से ही। यूपीएससी ने कई बार पूछा है एएस कहां मिलता है, पश्चिमी घाट में क्या मिलता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में क्या मिलता है, गंगा के मैदान पे क्या है, प्रायद्वीपीय पठार पे क्या है। आपको तो बस ये डायग्राम याद रखो और ये शब्द याद रखो, इसके बाद फिर भी मैंने आपको लिखा हुआ सब दिया है। ये बोल वचन है ना, सब बोल वचन है। एएस कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है। एएस की पूरी विशेषताएं दे दी मैंने लिख के। ओके, ए डब्ल्यू बी एस एच डब्ल्यू कहां मिल रहा है, ये सब, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू कहां मिल रहा है, सब इसके अंदर आपको लिखा हुआ मिला हुआ है। पढ़ लेना आप इसको, हो गया। कितना आसान टॉपिक है जलवायु वाला, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। आराम से तसल्ली से इसको एक बार और पढ़ लेना और इस पीडीएफ को पढ़ लेना, क्वेश्चन तो हो जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन इसी से ही। ओके बच्चों, आराम से, बाय बाय, टेक केयर।